राम राम एवरीबॉडी। ये आपकी वीडियो का जो है पार्ट 2 है टेंस का हम लोग आज पार्ट 2 डिस्कस कर रहे हैं। टेंस के पार्ट 1 में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि टेंस की डिफरेंट स्टेट्स होती हैं और क्या क्या होती हैं। आज की वीडियो में हम लोग सीख रहे होंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। ये वीडियो खासकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तो है ही है, बाकी बेसिक से जिसको इंग्लिश इंप्रूव करनी है, बेसिक टू एडवांस है, ठीक है। तो जो एडवांस लर्नर उनको भी वीडियो बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है, क्योंकि इसको मैं बहुत ही अलग तरीके से सिखाने वाला हूँ। वो बुकिश मैटर नहीं होगा, बहुत ही अलग तरीके से मैं आपको सिखा रहा हूँ और एश्योर कर रहा हूँ कि आप एक बार पढ़ लीजिए, इसके बाद आपको सारी चीजें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। आप बोर्ड और चाक पे मत जाइएगा, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सीखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब होती है, सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे दो तरीके के सेंटेंस होते हैं, ठीक है। अफर्मेटिव और नेगेटिव को हम लोग क्या बोल देते हैं, असर्टिव। तो जब कभी भी सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव होता है, अफर्मेटिव का मतलब ये हो गया बच्चे, जब सेंटेंस हमारा नेगेटिव नहीं होता है तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम यस या ईएस का यूज करते हैं। उसके पीछे खास एक वजह होती है, उसके पीछे वजह होती है, और वजह क्या है वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। उसके पीछे एक वजह होती है और वजह मैं आप लोगों को बता देता हूं। जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है ये प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लिखी जाती है, और जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस होता है ना, इसको लिखा जाता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में। सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है वो लिखी जाती है प्लूरल के साथ, और जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस होता है वो लिखी जाती है सिंगुलर के साथ। सबसे पहले आपको ये समझना होगा। फिर आपको ये भी समझना होगा, जो हमारे सामने ही लिखा जाता है, सी लिखा जाता है, इट लिखा जाता है, सिंगुलर होता है। बोलो हाँ या ना। आई के साथ जनरली डू कैरी करते हैं बेस फॉर्म मान करके, बाकी जितना प्लूरल होगा वो तो आप पहचान ही जाओगे। यू प्लूरल होता है, दे प्लूरल होता है, वो आप समझ जाओगे। ये अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए। लेकिन जैसे ही सेंटेंस हमारा निगेटिव होता है, तो निगेटिव सेंटेंस में जनरली हम निगेटिव हो या सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव हो, फिर हम डू या डज का इस्तेमाल करते हैं, और डू या डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है मेरी बात, समझ में आ गई? पड़ोसी कुटोगे अभी? हाँ, बोल क्यों रहा बीच में? निगेटिव सेंटेंस जो होते हैं या इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं, वो डू डज के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म कैरी करते हैं? बेस फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म कैरी करते हैं। बेस फॉर्म फर्स्ट फॉर्म पढ़ाएंगे तो बहुत डिफरेंस है दोनों में, अभी किसी और वीडियो में कभी डिस्कस कर लेंगे। अभी आप इतना सीखो, डू डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अगर इतनी बातें आपको समझ में आ गई हूं, ठीक है ना, तो मैं चाहूंगा इन सारी चीजों को आप एक जगह कहीं पर नोट कर लें, जो लोग वीडियो हमारी देख रहे हैं, ठीक है। सारी चीजें समझ में आ गई होंगे। जब ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी, तो फिर कुछ चीजें मैं यहां से बेसिक आप लोगों के सामने और भी डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। वो कौन सी बातें, उनको आप लोग सीख लो भैया। तो देखो, आपको हम बताएं सबसे पहली बात, वो सबसे पहली बात ये है कि देखो, जब कभी भी तुम लिखते हो ना डू या डज, तो इसके साथ ना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखा करो, बेस फॉर्म लिखा करो। जैसे जब कभी भी तुम लिखते हो डू डज, अब डू डज के साथ कभी जैसे अगर लिखना हुआ, तो ऐसा नहीं है कि डू के साथ तुम फर्स्ट फॉर्म लिख रहे हो, डज के साथ तुम गोज लिख दोगे। डच के साथ क्या आएगा? गो आएगा। और इसी पर बेस्ड एनडीए का पेपर आया था। एनडीए के पेपर में जानते हो क्वेश्चन क्या लिखा था? पेपर में लिखा था डू या डज, ऐसे कुछ था, डज नॉट हैज, ऐसा कुछ लिखा था। अब आपको मालूम है डू या डज के साथ वो आपकी फर्स्ट फॉर्म आएगी, और फर्स्ट फॉर्म हैज नहीं होती है, फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? हैव होती है। फॉर्म अगर सबको नहीं मालूम है तो मैं फॉर्म की चार्ट बनवा देता हूं। फॉर्म सबको नहीं मालूम होगा, फॉर्म सबको मालूम है। तो फर्स्ट फॉर्म क्या होता है?
हैव होता है, फर्स्ट फॉर्म हैज नहीं होता। हैज उसका कौन वाला फॉर्म है? सिंगुलर वाला फॉर्म। हाँ, वो सिंगुलर वाला फॉर्म है। आप सारे बच्चे इन चीजों को ऐसे ध्यान रखेंगे, जिस वर्ड के लास्ट में यस दिख जाए वर्ब के लास्ट में, वो जनरली सिंगुलर ही होती है। जैसे मान लो घोष को देख लो, प्लेज को देख लो, हैज को देख लो, इज को देख लो, वाज को देख लो। तो ये जहां जहां यस एंडिंग आती है ना, एस एंडिंग वर्ब जो होती है वो सिंगुलर ही होती है। लेकिन हाँ, कुछ वर्डों को छोड़ करके, मान लो प्रोग्रेस कहीं दिख जाए तो उसको अलग मत कर लेना। तो कुछ वर्ड्स को छोड़ करके जनरली, मतलब ये याद रखना होगा, हैज के साथ, इज के साथ, वाज के साथ, इन सब में ये हेल्प करेगा। ठीक है। अच्छा, ये तो सारी बातें हमें लगता है सब किसी को मालूम हो गई होंगी। प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, सबको क्लियर हो गया होगा जितने लोग हमको देख पा रहे हैं। अब मैं बताता हूं प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज कब करना है। अब हम लोग सीख रहे होंगे कि व्हेन टू यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज कब करना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब याद हो गई, डू डज होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आपकी फर्स्ट फॉर्म में सी आई एस होता है। अब हम सीख रहे होंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम यूज कब करते हैं। बस बच्चे यही पॉइंट इंपॉर्टेंट है और यहीं से सारे क्वेश्चन आपके बनने स्टार्ट हो जाएंगे। अब अलग अलग टाइप्स बताए गए हैं किताबों में, अलग अलग टाइप्स बताए गए हैं किताबों में, बट आपको परेशान नहीं होना है, परेशान नहीं होना है। मैं आपको कुछ अलग तरीके से सिखाता हूं। सबसे पहले आप ये समझो, दो तरीके का प्रेजेंट इंडेफिनिट ही होता है। एक प्रेजेंट इंडेफिनिट जो होता है बच्चे, वो अलग है, और एक प्रेजेंट इंडेफिनिट अलग है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम लोग दो टाइप करके पढ़ेंगे, ठीक है ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम लोग एक टाइप करके नहीं जनरली पढ़ लेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट को भी हम लोग दो टाइप करके पढ़ेंगे। कौन से दो टाइप करके पढ़ेंगे? सबसे पहले वाला प्रेजेंट इंडेफिनिट ऐसा है जिसके अंदर हम लोग किसको रखते हैं? यूनिवर्सल ट्रुथ को रखते हैं। जिसके अंदर हम लोग किसको रखते हैं? यूनिवर्सल ट्रुथ को रखते हैं। अब सबसे बड़ी बात यह आ गई, यूनिवर्सल ट्रुथ क्या होता है। हाँ, मैं इसको थोड़ा सा डिफाइन कर दूं। दो टाइप का प्रेजेंट इंडेफिनिट मैंने बोला, तो जो व्यूअर्स हैं उनके मन में आ गया होगा, अरे एक सिंपल प्रेजेंट, एक प्रेजेंट इंडेफिनिट। ऐसा कुछ नहीं। फिर क्या है? जो पहले टाइप वाला प्रेजेंट इंडेफिनिट है उसके अंदर यूनिवर्सल ट्रुथ आता है। अभी मैं सारी चीजें क्लियर कर दूंगा। यूनिवर्सल ट्रुथ आता है। तो जो पहले वाला है उसके अंदर क्या आता है बच्चे? यूनिवर्सल ट्रुथ आता है। उसके अंदर जितने भी फैक्ट होते हैं वो सारे के सारे फैक्ट उसके अंतर्गत आते हैं। जितने भी फैक्ट हैं, जितने भी यूनिवर्सल ट्रुथ हैं, या जितनी भी प्रोवर्ब्स हैं, प्रोवर्ब्स का मतलब हो गया कहावत। जैसे कहावत आपने सुनी होगी कि माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये कहावत। तो ये जो हमारे सामने बने, या कोई पहले टाइप को आप ऐसे ही समझिए, अभी बाकी चीजें मैं आपको बता रहा हूं। यूनिवर्सल ट्रुथ एक बात, फैक्ट एक बात, प्रोवर्ब्स एक बात। ये एक तरीके का प्रेजेंट इंडेफिनिट है। और एक चीज लिख लीजिएगा, जनरल हैबिट। और एक चीज लिख लीजिएगा, परमानेंट एक्टिविटी। परमानेंट एक्टिविटी, यहां तक हम लोग लिखेंगे। ये एक टाइप के प्रेजेंट इंडेफिनिट है। और दूसरे टाइप का प्रेजेंट क्या? अभी कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा, मुझे मालूम है, सब कुछ ब्लैंक ब्लैंक लग रहा होगा, क्या करे जा रहे हो। ये मालूम क्या है आपको? समझ पा रहे हो? ये आपको रटा दिया गया, तातीते प्रेजेंट इंडेफिनिट। मैं तोता हूं, अब बनाओ ट्रांसलेशन।
अरे तोता छोड़ दो, मैं मिश्रा नहीं मैं गुप्ता हूं, बनाओ ट्रांसलेशन। तो फिर ये क्या ताती थे, ये इस तरीके नहीं सीखा जाता। कंपटीशन में ट्रांसलेशन नहीं पूछा जाता। प्रेजेंट इंडेफिनिट कब यूज करना, वो सेंटेंस देखो और सेंटेंस को देख करके पहचानो कि क्या इस कैटेगरी का है क्या। अगर सेंटेंस इस कैटेगरी का है तो टेंस कौन सा बना देंगे हम, तुरंत प्रेजेंट इंडेफिनिट बना देंगे। अब ये कैटेगरी में पहचानना सिखाऊंगा। ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है उसमें सारे के सारे क्या आते हैं, फ्रीक्वेंट एक्शन आते हैं, उसमें सारे फ्रीक्वेंट एक्शन आते हैं। ठीक है ना, बस ये 2 तरीके की बात हो गई। अब पूछो हमने अलग क्यों किया। अलग करने की वजह यह है कि जो पहले टाइप का, ध्यान दो, एकदम समझने की कोशिश करेंगे आप लोग। जो पहले टाइप का प्रेजेंट इंडेफिनिट है, जिसको मैंने ये सब कहा है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट जो लिखा गया है ये प्रेजेंट के लिए भी वैलिड है, पास्ट के लिए भी वैलिड है, फ्यूचर के लिए भी वैलिड है। तो एक प्रेजेंट इंडेफिनिट का ऐसा भी रूप होता है जो तीनों टाइम के लिए वैलिड होता है। वो कौन कौन है, ये कोई कह दे ट्रुथ और यूनिवर्सल ट्रुथ में क्या अंतर है, तो ट्रुथ केवल हो सकता है प्रेजेंट के लिए वैलिड हो सकता है केवल फ्यूचर के लिए वैलिड हो, लेकिन पास्ट के लिए वैलिड नहीं होगा, वो ट्रुथ कहा जाता है। और जो तीनों टाइम के लिए वैलिड हो जाए वो यूनिवर्सल ट्रुथ कहा जाएगा, उसे फैक्ट कहा जाएगा, उसी को परमानेंट एक्टिविटी कहा जाएगा, उसको जनरल हैबिट कह दो, या प्रोवर्ब अलग चीज हो गई, वो भी तीनों टाइम के लिए वैलिड होती है। वो तीनों टाइम के लिए वैलिड होता है, वो एक टाइम के लिए वैलिड नहीं होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है केवल प्रेजेंट के लिए वैलिड होगा। आप ध्यान दो, सूरज पूरब में उगता है, सूरज पूरब में उगता है, तो सूरज पूरब में उगता है ये कौन सा टाइप हुआ, सूरज पूरब में उगता है, ये क्या केवल आज उगा और कल उगेगा, नहीं, पहले भी उगता था, अभी भी उगा है और आगे भी उगेगा। ये तीनों टाइम में वैलिड हो गया। हाँ, ये यूनिवर्सल ट्रुथ कह दो या परमानेंट एक्टिविटी कह दो, सब ठीक मान लिया। या सूर्य भगवान की आदत है, वो हो जाते हैं, आदत नहीं कहेंगे इसको, आदत अभी एग्जांपल हम देंगे। तो पहले टाइप वाला जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है वो तीनों टाइम के लिए वैलिड होगा। ध्यान करो, नरेशन में जो कहा गया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में चेंज कर देंगे, ये वाला प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं चेंज होता, ये वाला प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज होता है। तो मैं आप लोगों को सिखा रहा हूं पहले टाइप वाला प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, फैक्ट होता है, प्रोवर्ब होता है, जनरल हैबिट होती हैं या परमानेंट एक्शन होते हैं, उनको कहां रखा जाता है, उनको रखा जाता है प्रेजेंट के इंडेफिनिट फॉर्म में। प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहला पार्ट में डिस्कस कर रहा था। यूनिवर्सल ट्रूथ क्या है, जो तीनों टाइम के लिए वैलिड हो। फैक्ट आप जानते हैं, जैसे पानी 100 डिग्री पे खौलता है, ये भी कहीं ना कहीं तीनों टाइम के लिए वैलिड है, ये भी तीनों टाइम के लिए वैलिड है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके पास ताकत है उसी का सब कुछ है, ये क्या केवल आज के लिए है, ये हर समय के लिए है। ये प्रोवर्ब हो गई। जैसे मैंने कहा लालच बुरी बला है, एवराइस इज रूट ऑफ ऑल द इविल्स, प्रोवर्ब्स, तो क्या केवल आज के लिए वैलिड है, हमेशा के लिए वैलिड है। तो जो हमेशा के लिए वैलिड है वो क्या हो गया, यूनिवर्सल हो गया। जर्नल हैबिट क्या होती है, जर्नल हैबिट जो सबके लिए वैलिड हो। जैसे कुत्ता अजनबियों पर भूखता है, तो क्या पहले नहीं भूखता था, पहले ब्रेड मक्खन लगा खिलाता था, पहले भी भूखता था, आज भी भूखता है और आगे भी भूखेगा, उसको कहा जाता है बेटा क्या, जर्नल हैबिट। परमानेंट एक्शन क्या होते हैं, परमानेंट एक्शन में आप कोई भी एक्टिविटी मान लो। परमानेंट एक्शन किस तरीके से, जैसे जो चीजें ओकेजनल हो। परमानेंट एक्टिविटी में जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, यूनिवर्सल ट्रुथ भी है, परमानेंट एक्टिविटी भी है। और जो चीजें ओकेजनल हो, एक चीज इसमें ऐड कर लीजिएगा, जो चीजें ओकेजनल हो उनको भी हम इसमें यूज करते हैं। जैसे स्कूल जुलाई में खुलते हैं, गर्मियों में छुट्टियां हो जाती हैं, ये सारी बातें अपने आप में क्या है, फैक्ट ही तो हैं। तो जो इस तरीके के इवेंट होंगे उनको कहां रखा जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखा जाएगा। इसलिए इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट का मैं कौन सा पार्ट बता रहा हूं, ए पार्ट बता रहा हूं। अब फ्रीक्वेंसी बताने वाले शब्द अगर कहीं पर आ जाए तो भी प्रेजेंट का इंडेफिनिट ही इस्तेमाल किया जाएगा। कौन से शब्द आ जाए, फ्रीक्वेंसी बताने वाले शब्द आ जाए। फ्रीक्वेंसी बताने वाले शब्द कौन कौन से हैं, फ्रीक्वेंसी बताने वाला शब्द सबसे पहले आप याद रखिएगा ऑलवेज और नेवर। ऑलवेज नेवर को बहुत डिटेल में कभी डिस्कस करेंगे, क्योंकि ऑलवेज के साथ कई बार कॉन्टिन्यूअस भी सही होता है।
ठीक है, परफेक्ट भी सही होता है। बट अभी आप क्या लिखेंगे, ऑलवेज, नेवर, ठीक है, सेल्डम, रेयरली, बेयरली, हार्डली, स्कार्सली, एवर, occasionally, habitually, एवरी के साथ समय बताने वाला शब्द, एवरी के साथ समय बताने वाला शब्द, जैसे बच्चा देख लेना, एवरी सेकेंड, एवरी मिनट, एवरी आवर, एवरी डे, एवरी नाइट, एवरी इवनिंग, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर। एवरी बॉय नहीं, एवरी गर्ल नहीं, ये समय बर्बाद करने वाले तत्व हो गए। हमने कहा समय बताने वाले तत्व, तो समय बताने वाले तत्व एवरी के साथ सेकंड लगा दो, एवरी के साथ मिनट लगा दो, एवरी के साथ कोई टाइम एक्सप्रेशन लगा दो, उसके साथ फ्रीक्वेंट एक्शन, इनसे पता चलता है। फ्रीक्वेंट एक्शन और भी कुछ शब्द हैं जो फ्रीक्वेंट एक्शन के बारे में बात करेंगे, उनको हम बता रहे हैं। आप ऐसे समझिएगा फ्रीक्वेंट एक्शन होते क्या हैं। फ्रीक्वेंट एक्शन वो होते हैं, तब तक सारे बच्चे जो लोग हैं, सारे बच्चे इसको नोट कर लेंगे फटाफट से। जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं फटाफट से इसको नोट करें, ऑनलाइन वाले बच्चे भी नोट करें, फटाफट नोट करें। डियर लर्नर्स, जो बातें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो ये डिस्कस कर रहे हैं कि पार्ट ए तो हमने डिस्कस कर लिया। पार्ट ए ऐसी बात कर रहा है जो तीनों टाइम के लिए वैलिड है, ठीक है। अब हम लोग बात कर रहे होंगे किसके बारे में, फ्रीक्वेंट एक्शन के बारे में। तो सबसे पहले हम यही समझ लेते हैं फ्रीक्वेंट एक्शन होते क्या है। या एक तरीका तो ये है कि फ्रीक्वेंट एक्शन को याद कर लो। सुनो मुझे ध्यान से, लिखने से ज्यादा सुनना इंपॉर्टेंट है, लिखने से ज्यादा सुनना इंपॉर्टेंट होता है कई बार। और आपको मालूम भी होगा कि हमारे यहाँ जो ऋषि मुनि थे, हमारे यहाँ जो वेद थे, वो लिखे नहीं गए, उनको सुन सुन के। अरे एक लोग तो इतने शार्प माइंडेड थे, उनका नाम ही पड़ गया सुश्रुत, सुना और याद हो गया। शंकराचार्य जी हो गए, अब सुना तुरंत याद हो गया। तो इतना शार्प माइंड होता था। तो लिखने से ज्यादा सुनना ज्यादा इफेक्टिव होगा। एक तरीका है फ्रीक्वेंट एक्शन के लिए इन सारे वर्ड्स को याद कर लो। अगर इन सारे वर्ड्स को कभी यूज कर दिया गया प्रेजेंट के साथ में, इन सारे वर्ड्स को अगर कभी प्रेजेंट के साथ यूज कर दिया गया तो चार बातें निकल के आएंगी। या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, या तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, या तो प्रेजेंट परफेक्ट, या तो प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फिर दोहरा रहा हूं, अगर इन वर्ड्स को यूज कर दिया गया तो या तो प्रेजेंट का इंडेफिनिट, या तो प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस, या तो प्रेजेंट का परफेक्ट, या तो प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। लेकिन जब इन वर्ड्स को यूज कर दिया गया तो प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस गलत, प्रेजेंट का परफेक्ट गलत, प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस गलत, सही केवल एक होगा, प्रेजेंट का इंडेफिनिट। धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा तो इन चीजों को दोनों को मैं एक्सप्लेन करूंगा, ऑलवेज और नेवर और हार्डली वगैरह को। अभी हम ये पहले जान लें कि फ्रीक्वेंट एक्शन होते क्या है। तो वर्ब जो हमारे सामने लिखी होती है, वर्ब में क्वेश्चन कर लिया जाए हाउ ऑफन। देखो एक वर्ड हम भूल ही रहे थे, ऑफन, इसी में ऐड कर लीजिएगा, ऑफन। राम राम। वर्ब में हम क्वेश्चन करेंगे हाउ ऑफन। हाउ ऑफन का मतलब हो गया कितनी बार। हाउ ऑफन का मतलब हो गया कितनी बार। तो बच्चे जो हाउ ऑफन का रिप्लाई होगा ना, हाउ ऑफन का जो हाउ ऑफन का रिप्लाई होगा वो सब एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होगा। जैसे मैंने आपसे कहा वंस अ डे, डॉक्टर दवा देता कहता है इसको दिन में एक बार लो, वंस अ डे। कई बार लोग कहते हैं ट्वाइस अ डे, ये दवा दिन में 2 बार लेनी है। कई बार लोग कहते हैं कि ये दवा हफ्ते में 1 बार लेनी है, वंस अ वीक। कुछ पढ़ा आपने कुछ इस तरीके के एक्सप्रेशन। अब चाहे जितने एक्सप्रेशन बन जाए, ये किसके रिप्लाई हो रहे हैं, हाउ ऑफन। तो हाउ ऑफन माने कितनी बार, हाउ ऑफन माने। तो अगर सेंटेंस में कोई हाउ ऑफन का रिप्लाई है, अगर सेंटेंस में कोई हाउ ऑफन का रिप्लाई है,
तो हाउ ऑफन का अगर कोई रिप्लाई बन रहा है तो उसके लिए भी जो हमारी वर्ब आएगी वो किस फॉर्म में जाएगी? इंडेफिनिट फॉर्म में जाएगी। ये केवल प्रेजेंट के लिए बात नहीं कर रहा हूं। अब ये जो फ्रीक्वेंट एक्शन हम लिख दिए यहां पर सेंटेंस में, ये जो फ्रीक्वेंट एक्शन मैंने लिखे हैं, अब आप यहां पे प्रेजेंट हटा करके केवल इंडेफिनिट समझिए। अगर प्रेजेंट में रखना हो तो प्रेजेंट का इंडेफिनिट, और पास्ट में रखना हो तो पास्ट का इंडेफिनिट। लेकिन कब? बोले जब हमारे सामने फ्रीक्वेंट एक्शन आया हो, बोले तब। तो फ्रीक्वेंट एक्शन आया हो, ये बात हमें ध्यान रखनी होगी। फ्रीक्वेंट एक्शन क्या क्या होते हैं? ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, ऑफन, रेयरली, बेयरली, हार्डली, स्कार्सली, एवर, ऑकेजनली, हैबिचुअली, एवरी के साथ समय बताने वाले सब, और ये हाउ ऑफन का रिप्लाई, यही सब फ्रीक्वेंट एक्शन होते हैं। इनको लगा दो तो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल किया जाता है और कोई सेंटेंस इस्तेमाल नहीं किया जाता। ये सारे वर्ड्स आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। हाँ, इसकी चलो बातें समझ में आ गई सभी बच्चों को। और यहां से थोड़ा सा हम लोग और आगे भी बढ़ रहे हैं। अभी सिखाते हैं कुछ और भी चीजें, यहाँ पे कुछ एडवांस यूजेस सिखाते हैं। अब मैं कुछ सेंटेंस लिखूंगा और आप लोगों के साथ थोड़ा सा एंजॉय करूंगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट का वीडियो में पार्ट 1 है, प्रेजेंट इंडेफिनिट पे भी पार्ट 2 होगा। जितनी भी बुक्स लिखी गई हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में, इतने में सारी किताबें खत्म हो गई हैं। इससे बाहर किसी किताब में कुछ नहीं लिखा है। सारी किताबें बस इतने में ही खत्म है। आप इंटरमीडिएट के हुए हो, इंटरमीडिएट के अलावा आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, तो सब में सीजीएल वगैरह तक के लिए इतना ही पढ़ा के छोड़ दिया जाता है और यहीं से आपका पेपर निकलना शुरू हो जाता है। ठीक है, और 1-2-3 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करते हैं। जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा, क्वेश्चन है राम इज कमिंग हेयर एवरी डे। बच्चे मेरे बात को एक एक ध्यान से समझना। टेंस क्या है? पहले ये डिसाइड करो कि प्रेजेंट में रखें कि पास्ट में रखें कि फ्यूचर में रखें। क्या सेंटेंस में कहीं टाइम दिया गया है? तो चाहे प्रेजेंट में रखो, चाहे पास्ट में रखो, चाहे फ्यूचर में रखो, उसकी गलती नहीं बन सकती। कोई दिक्कत आ रही है? अब दूसरी बात हम ये डिसाइड करें कि प्रेजेंट में तो ठीक है रख दिया गया, उसकी गलती नहीं है, लेकिन प्रेजेंट में 4 स्टेट हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अगर ये एवरीडे ना आया होता तो राम इज गोइंग, राम इज कमिंग हेयर भी सही था, राम कम्स हेयर भी सही था, राम हैज कम हेयर भी सही था, सब सही हो जाता। लेकिन जैसे ही एवरीडे देखा, एवरीडे ने कहा भैया मैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हूं, और जब एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को आपने सेंटेंस में बुला ही लिया तो मेरे साथ आने वाली फॉर्म इंडेफिनिट बनेगी, और अगर इंडेफिनिट बनेगी तो राम इज कमिंग नहीं करेंगे, कम लिखेंगे, और राम सिंगुलर है तो यस लगा देंगे, तो हो जाएगा राम कम्स हियर एवरी डे, और सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। आई थिंक ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। 1-2 एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा ही इज टेकिंग this medicine twice a week। हाँ, टेकिंग होगा। he is taking this medicine twice a day, लिख लो twice a day। सबसे पहले टाइम देखो कहीं दिया गया है क्या? he is taking, ये तो वर्ब लिखी गई है ना, he is taking, वर्ब यही है, टेंस यही है। टाइम कहीं दिया? टाइम है नहीं तो टेंस की गलती नहीं होगी। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों में कहीं रख दो, सब सही है। लेकिन मुझे एक बात बताइएगा, ये ट्वाइस अ डे देख करके आपको ऐसा नहीं लगता कि फ्रीक्वेंसी है? वो काम फ्रीक्वेंट हो रहा है। और अगर ये बच्चे फ्रीक्वेंसी है, अगर ये चीज क्या है? फ्रीक्वेंसी है, तो फ्रीक्वेंसी कहां जाती है? इंडेफिनिट में, चाहे प्रेजेंट की हो चाहे पास्ट की हो। फ्यूचर में तो फ्रीक्वेंसी होती नहीं है, क्योंकि फ्यूचर में तो एक्शन हुआ नहीं होता। तो चाहे प्रेजेंट की बात करें चाहे पास्ट की बात करें, रखना हमें कहां होगा? इंडेफिनिट में। तो इंडेफिनिट फॉर्म इज टेकिंग नहीं होती है, इंडेफिनिट फॉर्म होती है टेक। लेकिन चूंकि ही सिंगुलर है तो हम क्या कर देंगे? टेक्स कर देंगे। तो ही टेक्स दिस मेडिसिन ट्वाइस अ डे। तो ये हम चाहेंगे आप लोग इसको भी नोट कर लें।
बच्चों हम लोग कुछ एडवांस लेवल पर चलते हैं, कुछ क्वेश्चन को और डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मैंने कहा he comes here every day it is an everyday problem. अब आपको मालूम है क्या, रट्टे वालों के साथ दिक्कत यह है, उन्होंने एवरीडे देखा, कम्स देखा, कहेंगे सेंटेंस सही है। जानकारी के लिए बता दूं, दोनों सेंटेंस गलत हैं, सही मैं कभी नहीं लिखता। अब सबसे पहले समझना अंतर क्या होता है। एक होता है एवरीडे जब एक साथ लिखा जाता है, और एक होता है एवरी और डे जब इनको अलग करके लिखा जाता है। और ये जितनी बातें मैं आपको बता रहा हूं, ये सारी बातें मैं बता रहा हूं कहां पर लिखी गई हैं। ऑक्सफोर्ड की बुक आती है A to Z इंग्लिश यूजेज में सारी बातें लिखी गई हैं। जब आप एवरी को पढ़ेंगे, मैं दिखा भी सकता हूं वो बात लिखी गई है किस तरीके से बुक में। पहले मैं लिख लूं फिर दिखाऊं, नहीं तो आपको लगेगा याद नहीं होगा सर को। तो एक एवरीडे होता है और एक एवरी के बाद डे होता है। तो जो एवरीडे होता है ना, एवरीडे जो होता है वो एडजेक्टिव होता है। जब दोनों को एक साथ लिखा जाता है तो एडजेक्टिव होता है, उसका मतलब होता है कॉमन। और जब एवरीडे को अलग अलग लिखा जाता है तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है। वो क्या होता है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, जिसका मतलब क्या होता है? जिसका मतलब होता है डेली। तो ही कम्स हेयर, डेली ना, तो यहां ही कम्स हेयर हाउ ऑफन, ही कम्स हेयर हाउ ऑफन। तो यहां पे हमें एडवर्ब की जरूरत है, तो यहां पे हमें लिखना पड़ेगा एवरी अलग, डे अलग। अब ये सही हो गया। एंड इट इज एवरीडे प्रॉब्लम, एन एवरीडे प्रॉब्लम मतलब इट इज एन कॉमन प्रॉब्लम। आप ऐसे समझो, ऐसे लिखते हो आ गुड बॉय, तो मुझे ये बताना ये आ और ये बॉय के बीच में क्या रखते हो? एडजेक्टिव भी तो रखते हो, बोलो भाई, एडजेक्टिव भी तो रखा जाता है। तो यहां पे एन और प्रॉब्लम के बीच में एडजेक्टिव भी तो रखोगे, और एडजेक्टिव में दोनों को एक साथ लिखना है। तो क्या लिखोगे यहां पर? यहां पे लिख दोगे एवरी डे प्रॉब्लम। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। आप लोग नोट करिए, मैं आपको दिखाता हूं कहां पर लिखा हुआ है। मैंने सारे किताबों की स्टडी करी है, तभी मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। जो लोग लर्नर हैं वो यहां पर देख पाएंगे, इस बुक में पेज नंबर 66 पर लिखा हुआ है everyday, the adjective everyday relating to everyday ordinary is correctly spelled as one word carrying out their everyday adjectives, but the adverbial phrase every day meaning each day is always spelled as two words. It rained every day, every day को अलग किया है। इसी तरीके से कई सारे वर्ड बनेंगे, वो सब मैं आपको सिखाऊंगा जब प्रोनाउन पढ़ाऊंगा कि आखिर ऐसा होता क्यों है। आखिर ऐसा होता क्यों है ये मैं प्रोनाउन जब पढ़ाऊंगा तब सिखाऊंगा। अभी बस आप इन दोनों कॉन्सेप्ट को सीख लीजिए। सबको समझ में आ गया? और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का आपके कॉम्पिटिशन का पूरा सिलेबस है, इंटरमीडिएट का पूरा सिलेबस है। जितना भी पढ़ोगे इतना ही प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ाया जाएगा। कंडीशनल सेंटेंस इससे जब रिलेट होंगे वो चीजें मैंने छोड़ी हैं, वॉइस जब इससे रिलेट होगा वो चीजें मैंने छोड़ी हैं, प्रोनाउन जब इससे रिलेट होगा वो चीजें मैंने छोड़ रखी हैं।
इससे जब जा करके आपका नियर फ्यूचर वाला रिलेट होगा वो चीजें मैंने छोड़ रखी है। मूड जब इससे रिलेट होगा वो चीजें मैंने छोड़ रखी है। इन्वर्जन जब इससे रिलेट होगा वो चीजें मैंने छोड़ रखी हैं। पार्ट ऑफ स्पीच की पोजीशन जब यहाँ से रिलेट होगी वो चीजें मैंने छोड़ रखी हैं। तो 7 पॉइंट है जो मैंने छोड़ रखे हैं, वो किसी और दिन डिस्कस कर लेंगे। आप इतना समझ लीजिएगा, एक प्रेजेंट इंडेफिनिट का हमारे नजर में इंट्रोडक्शन है और आपके हिसाब से आपका पूरा सिलेबस है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, टेक केयर।